Hello and welcome to Alaukic Alfaz, where we discuss about poetry and everything related to it. आज की जो बातचीत है वो मेरे और गौरव भाई के बीच में है और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है, जैसे शायरी क्या है, एक शेर को अच्छा शेर क्या बनाता है, या जो अभी करंट स्टेट है शायरी की सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है. हम लोगों ने कुछ पोइट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है and we have also discussed some of our favorite poets and their poetry. So, regardless of how much experience you have had with Urdu poetry, I hope you enjoy the conversation. आपके हिसाब से शायरी क्या है गौरव भाई? अब शायरी तनिष्क भाई, किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर हम देखें तो वो एक तरीका है, एक मेथड है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, है ना। तो शायरी भी उसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन इसको अगर हम एक बेटर तरीके से समझे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो इसको कहते हैं कि शायरी वो इमोशन है जिसने एक थॉट ढूंढ लिया है और उस थॉट ने वर्ड्स ढूंढ लिए हैं, है ना। यानी आप जो फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको शब्द मिल गए हैं, तो वो शायरी है। लेकिन इससे भी बेटर एक शम्स रहमान फारूकी साहब का मैंने कोट पढ़ा इस पे। तो वो कहते हैं कि शायरी इज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कमिटेड ऑन ऑर्डिनरी स्पीच। यानी हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है उस पे एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो है वो शायरी है। अब वायलेंस से क्या मतलब है कि ऑर्डिनरी स्पीच है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसको डिस्ट्रॉय करके, वायलेंस से डिस्ट्रॉय उसके मानी होते हैं ना, तो उसको डिस्ट्रॉय करके एक और सुंदर चीज बना रहे हैं हम, तो वो शायरी है। लेकिन इसमें जो वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, है ना, तो वायलेंस है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है मीटर। तो शायरी वर्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका तो है, लेकिन शायरी को प्रोज से जो चीज अलग बनाती है वो ये है कि पोइट्री में मीटर होता है। तो मेरा तो इस पे ये ओपिनियन है। काफ़ी सुपरफिशियल ख्याल है मेरा इस पे कि हम्म जो एग्जिस्टेंस की जो हमारी ज़िंदगी की एब्सर्डिटी है उससे फाइट करने के लिए ही हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जितने भी जो निजी ज़िंदगी में भी जो हम करते हैं, जो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए नहीं है, जैसे अब जॉब कर रहे हैं तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जो भी आर्ट फॉर्म है, हम्म वो जो भी करता है वो एक तरह से जो एब्सर्डिटी है हमारे एग्जिस्टेंस की, उससे लड़ने का उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे अब इसके अलग अलग मकाम देखने को मिलते हैं अलग अलग शायरों में. मतलब ये मेरा बहुत पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के टुवर्ड्स, उससे मैं देख रहा हूँ ये. अब जैसे दाग के पास देखेंगे तो सबके पास एक चीज़ कॉमन रहेगी कि भाई लाइफ जो है वो इतनी अजीब कहें या जो भी है, ये समझ में हमारे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें. तो दाग उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो दाग सहारा लेते हैं सरकाज़म का. और जो हम्म मीर हैं वो गिवन कर देते हैं. और फ़रहत एहसास साहब ने भी इसके बारे में बात किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है उन्होंने, बट ही इज सेइंग कि अब जो इतनी बड़ी कायनात है आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके ख़िलाफ़. तो उनका एक शेर हम्म है मीर का कि तुम वाकिफ़े तरीके ना ताकती नहीं हो. तो ये हम्म बोल रहे हैं कि तुम वाकिफ़े तरीके ना ताकती नहीं हो, कि जो इन एक्शन है उसके पावर से तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो. तो मीर के क्या बात। यहाँ कंप्लीट सरेंडर दिखता है कि जो भी है वो छोड़ चुका हूँ मैं अब जहाँ भी ये हम्म ज़िंदगी हो या जो भी महबूब हो हमें ले के जाए वो ले जाए, हमें हमने तो भाई पूरा सरेंडर कर रखा है. और दाग के यहाँ वही सरकाज़म दिखती है. तो हर जगह जहाँ दुख भी है उनको वहाँ भी सरकाज़म लाएंगे, क्योंकि फ़ाइट ऑफ करना है आपको हम्म एब्सर्डिटी को. तो ये मेरी राय है, काफ़ी पेसिमिस्टिक है बट ये मेरी राय है.
नहीं नहीं, ये पेसिमिस्टिक तो नहीं है। ये इसी थॉट पे मेरे को अब्बास हाफिज साहब का एक शेर है, वो इस तरह से वो कहते हैं कि सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। वाह। तो ये आपकी ये बात सुन के मुझे उनका ये शेर याद आ गया। तो एक और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है पोइट्री पे, मैंने ये पढ़ा था कि किसी का पोइट्री पे किसी ने ऐसा कहा है कि पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। ये मुझे काफी कन्विंसिंग लगा। हम्म। बहरहाल, तो अब हम्म। अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि अभी जो चल रहा है मेजॉरिटी आवाम में, इसे शायरी कह सकते हम्म। हैं क्या? जो खासकर हिंदुस्तान में अभी जो हो रहा है हमारे देश में, इसे हम्म। मेरे ख्याल में तो शायरी नहीं कह सकते हैं। तो इसे क्या कहें हम? और मुक्त छंदों की भी मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ जो जैसे कुछ लोग जो लिख रहे हैं अभी खासकर नए सोहरा में, तो वो कहते हैं ये कि मीटर तो भूल जाइए, वो काफिया भी नहीं रखते हैं, बस एक रदीफ रख लेंगे हम्म। और हम्म। उसी के दम पे पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने कहानी लिख दिया। लेकिन सिर्फ रदीफ है हर हम्म। लाइन में, तो बोलते हैं कि भाई ये शेर है हमारा, ये गज़ल है हमारी। तो उस पर आपका क्या ख्याल हाँ। है? और कैसे ये डिस्ट्रॉय कर रही है ये जो लगभग 250-300 साल पुरानी जो परंपरा है, जो हेरिटेज है शायरी की, उसे ये कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है? और इस पे आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ इसमें। इसको हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा कि एक तो वो ग्रुप है ना कि जो बहर के बारे में नहीं जानता, जो बस स्टेज पे आना चाहता है, और उनको ओपन माइक के रूप में और कुछ और तरीके से उनको आजकल प्लेटफॉर्म्स मिल चुके हैं, है ना। तो उनको पोइट्री के रूल्स के बारे में, उनकी उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में या उसके क्राफ्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि मैं शायर बनूं, वो चाहता है कि लोग मुझे एक शायर जाने, है ना। तो उनको प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं आज, लेकिन वो इसके क्राफ्ट के बारे में नहीं जानते। और दूसरा वो ग्रुप है कि जो इसके क्राफ्ट के बारे में जानता है, लेकिन वो फिर भी स्टेज पर जाकर बुरी शायरी कर रहा है, क्योंकि या तो अच्छी शायरी करना उनके बस की नहीं है, या फिर लोग जो हैं वो भीड़ में या क्राउड में वो उसी तरह की शायरी सुनना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, है ना। तो इसमें शायरों का और ऑडियंस का, मेरे हिसाब से दोनों का इसमें जो है कसूर है। ज्यादा तो इसमें शायरों का ही है। तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अ, पहला, अगर हम देखें कि ये जो ओपन माइक में उस तरह के जो लोग हैं जिनको बहर या मीटर या इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो इसको तो हम बिल्कुल शायरी नहीं कह सकते, है ना। इसको हम और कुछ भी आपके ख्याल कह लें या कोई भी नाम ले लें, और कुछ तो इस तरह के लोग मैंने देखे हैं कि उनको शायद किसी ने ये बात बताई कि शेर जो है उसके अपने रूल होते हैं, और वो रूल नहीं होंगे तो उसको शेर या एक गजल नहीं कहा जाएगा। तब उन्होंने इस तरह से पढ़ना शुरू कर दिया है स्टेज पे कि एक ख्याल देखें। तो अ, इनको जो है वो शायर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी एक दूसरा ग्रुप है जो जानता है कि बहर क्या है, और जानता है कि पोइट्री का क्राफ्ट क्या है, और शायरी जो है वो स्टेज पे जो पढ़ता है बहर में पढ़ता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो स्तर है, वो बहुत नीचे गिर चुका है। तो अगर टेक्निकलिटी पे ही बात करें तो जो पहला ग्रुप है इसको तो हम शायरी नहीं कह सकते, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसको अगर, अब शायरी भी जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव मामला है इसमें, हर आर्ट की तरह। तो अब हम जैसे कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि कोई आदमी जो है वो बिल्कुल, मतलब बुरे किस्म का आदमी है, पाप करता है और हर तरह के बुरे काम करता है ना। तो उसको कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि वो आदमी नहीं जानवर है। लेकिन वो तो हम बोलने में कह रहे हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो है तो वो आदमी। तो इसी तरह से जो इस तरह के शायर भी हैं, क्योंकि ये शायरी जो है एक सब्जेक्टिव चीज है, इसलिए वो जो रूल्स हैं शायरी के, जो क्राफ्ट है उसको तो फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो शायरी नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि उस पर आर्ग्यू किया जा सकता है कि वो जो शायरी कर रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड है या उसका लेवल जो है वो बहुत लो है आजकल।
और लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एक आपने अभी ये जो हाँ बोला बिल्कुल। कि ये जो दूसरे लोग हैं जिन्हें पता है कि टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, बहर क्या है, हम्म, हम्म, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, ये सब जिन्हें पता है, उरूद क्या है, फिर भी हम्म, वो बुरी हम्म, शायरी कर रहे हैं। तो और हम्म, आई थिंक किसी किसी का मैंने ये सुना था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है ये किसने कहा था। तो वो बेसिकली शायरी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे शायर बने या जो भी है, इसी टाइप का कुछ टॉपिक था। और जी उन्होंने बोला कि भाई शायर बनने की पहली जो ये है, जो पहला स्टेप है वो है कि आप नियमों को तोड़ें। तो जी। अब इसका आई थिंक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जो गालिब का शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दस्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। हम्म, तो ये था, और एक और था वो आई थिंक दिले नादाम वाला, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मीटर में नहीं है वो फॉर सम रीज़न। हम्म, तो अब इसमें ये भी उठता है कि भाई पा लफ्ज़ क्यों टकरा रहा है, क्योंकि टकराना तो नहीं चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि गालिब ने भाई तोड़ दिया है, तो तुम भी पहले नियमों को तोड़ो, और जो वर्स लिब्रे है, जो फ्री वर्स है, मुक्त छंद है, बिना बहर के शायरी जी शुरू करो। जी जी। तो इससे बेवकूफ़ाना बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। बेशक बेशक। पहले तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो गालिब से कि भाई गालिब से। गालिब ने तोड़ा तो मैं भी तोड़ूंगा। तो और फ़रत एहसास साहब का एक वीडियो है इस पे, जिसमें वो समझाते हैं कि जो बहर है वो सनद नहीं है, जो गालिब जी। और मीर जैसे लोगों का शेर है वो सनद है। क्योंकि एग्जैक्ट। उसको एग्जाम्प्लीफाई तो इन्होंने ही किया है ना। अब जिसने रूल बनाना था उसने तो बना दिया, अब उसे पता नहीं है कि इसको जब हम एक्चुअली यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा। तो अब जैसे बहरे तवील ही हैं, काफ़ी समय से चली आ रही थी, लेकिन मुस्तर खैराबादी को इतना उनके बहरे तवील के लिए इतना इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रिफ़ाइन किया है उस चीज़ को। बहरहाल, तो वैसे ही ये जो लोग बोलते हैं कि गालिब ने तोड़ दिया तो हम भी तोड़ेंगे, तो फ़रत एहसास साहब कहते हैं कि वहाँ पे गालिब के हिसाब से रूल बदल जाएगा, गालिब रूल के हिसाब से शेर नहीं लिखेंगे। तो ये भी एक समझने की बात है। नहीं खैर। तो ये जो फरहत एहसास साहब के जो बयान की आपने बात की, अ, इसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि मीर या गालिब, या शायद उन्होंने गालिब के बारे में कहा है कि जहां पे वो रूल के खिलाफ होंगे तो वहां रूल बदल जाएगा, है ना। तो इसमें उनका ये मतलब नहीं था एक्चुअली में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि गालिब जो थे वो रूल्स को तोड़ते थे। एक्चुअली में उनका ये रहा होगा मेरे हिसाब से कि गालिब जो हैं कि वो रूल तोड़ ही कैसे सकते हैं, है ना। तो ये जो एक तो वो जो दिले नादां ये हुआ क्या है, ये वाली जो बात की आपने, ये शायद वो मनोज मुंतशिर साहब ने कहा था। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि इसमें जो है ये वाली बहर में वो रूल उसका अलग है जो शायद वो समझ ना पाए होंगे। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पाप आया वाली बात है, इसमें गालिब जो हैं वो कोई रूल तोड़ नहीं रहे हैं। वो शायद उन्होंने अपने दीवान में भी नहीं रखा, क्योंकि वो सुनने में कानों को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उर्दू में फोनेटिक्स जो है उसको बहुत तवज्जो दी जाती है। यानी कोई शेर आपको दिल को पसंद आने से पहले आपके कानों को पसंद आना चाहिए, ऐसा उर्दू शायरी में माना जाता है ना। तो इसमें जो गालिब हैं ये कोई रूल तोड़ नहीं रहे हैं। ये बस, ये भी एक सब्जेक्टिव चीज है कि शायद कोई, कुछ लोगों को सुनने में भी ये खराब ना लगता हो। तो गालिब ने तो ये अपना शेर काट दिया, क्योंकि ये सुनने में रिपीट कर रहा था पाप आया, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इस तरह से रिपीट करेगा तो वो शेर गलत हो जाएगा। जिसने ये रूल्स बनाए शायरी के, तो एक्चुअली में ये भी, मतलब रिदम जो है वो तो थी ना, पहले से थी। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ये रूल्स बनाया और उसके बाद वो रिदम आई। तो जो पोइट्री है वो रिदम में ही होगी, और रिदम जो है आपने उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपने उसको कागज पे लिख दिया कि बहरें जो हैं वो ये हैं। लेकिन पोइट्री तो हमेशा से रिदम में होती आई है। और ऐसा नहीं था कि वो रूल जब बने
उसके बाद रिदम में होना शुरू हुई, या वो जो रिदम है वो उसी के बाद पैदा हुई, है ना। तो इसको एक हम डिस्कवर करना कह सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो रूल्स उसने लिख दिए और तब गालिब और इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। हम्म। जबकि कुछ शायर तो होते हैं कि उन्होंने जब तक बहर सीखी भी नहीं होती तब भी वो जब शेर कहते हैं तो वो बहर में होते हैं, और ये बात उनको बहर सीखने के बाद पता चलती है, क्योंकि वो जो नेचुरल फ्लो है वो आपकी कैफियत में होता है। जी। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है कि एक नेचुरल एक, या अगर आप शेर पढ़ भी रहे हैं ना, जैसे अ, एक बार बहुत पहले मैंने आकिब साबिर भाई को मैसेज किया था और पूछा कि मतलब मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ही वॉज पोलाइट इनफ टू रिप्लाई, और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार मुझे लिखना है और ये पढ़ने को बोल रहे हैं, लेकिन एक वियर्ड सा मतलब कुछ तो है कि हमारा जो दिमाग है वो उसे क्या बोले, अनकॉन्शियसली ही उसको ब्रेक डाउन करके सीखते रहता है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास उतना डेटा सेट है, तभी अच्छा चांस है कि आप खुद से भी शायरी कर सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक लेवल की, एग्जैक्टली। या बहर में बोल पाएंगे, आप बहर में लिख पाएंगे। तो हाँ, ये एक्चुअली मैंने जो बहर, मेरे जो सीखने का बहर का शुरुआत थी, वो मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे को पता चला कि बहर भी कोई चीज होती है, तो मुझे पहली बार तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो मैं जिंदगी भर नहीं लिख पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं जब शायरी पढ़ता था तो धीरे धीरे मेरे ब्रेन ने, या मैंने मतलब उसको समझना शुरू कर दिया अपने आप की, इसमें ये वाली रिदम है। और फिर मैंने जब दूसरी गजलें पढ़ी, एक गजल और दूसरी गजल, फिर मेरे को ऐसे ध्यान में आया कि उसमें जो रिदम थी और इसमें जो रिदम है ये बिल्कुल सेम है। तो इसलिए जो शायर हैं, आप किसी से भी पूछोगे कि मैं अच्छा शायर बनने के लिए क्या करूं या शायर बनने के लिए क्या करूं, तो हर कोई पढ़ने की सलाह ही देगा पहले, है ना। तो आजकल ये जो ओपन माइक वाली हम बात कर रहे थे, तो इन लोगों को क्योंकि शायरी से प्यार नहीं है, स्टेज से प्यार है और फेम से प्यार है, इसलिए ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो इसलिए ये सीख भी नहीं पा रहे। ये रीजन दिया है किसने। जी। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और इसमें ये छूट गया था कि ये जो ओपन माइक्स वाले हैं इनके साथ जो आपने अभी जस्ट पॉइंट आउट किया, जैसे जब मुझे याद है कि जब मैं नया नया मैंने लिखने का शुरू किया था तो बहुत घटिया लिखता था। लाइक अभी रेट्रोस्पेक्ट में मुझे समझ में आता है कि यार इतनी वाहियात, मतलब इतना वाहियात कोई कैसे लिख सकता है। लेकिन वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आई हैव इम्प्रूव्ड सिंस देन। जी। लेकिन इन लोगों का मैं जब देखता हूँ कि 4-5 साल पहले जिस प्रकार की शायरी कर रहे थे आज भी वही शायरी कर रहे हैं, अगर उसे एग्जैक्टली। शायरी कह सकते हैं अगर हम उसे। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। अगर आपको क्राफ्ट से, अगर आपको उस चीज़ से प्यार है तो इवन दो आप आप बुरा ही लिखना शुरू करें, लेकिन आप सीखें। अब वही एग्जैक्टली। जैसे आपने फोनेटिक्स की बात की, तो ये जी। नए लोग समझते नहीं हैं। अब कोई एक लफ्ज़ है, उसी को एक ही मिसरे में 2-3 बार यूज़ कर लेंगे और उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें क्या भाई, हमें तो भाई फीलिंग्स आ रही हैं बिल्कुल। उसमें। तो बहरहाल और भी बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी क्योंकि समय लिमिटेड है तो आगे बढ़ते हैं। और गालिब जी। की बात शुरू हुई थी तो गालिब के ही एक शेर से दूसरे पॉइंट का आगाज़ करते हैं कि आते हैं गैब से जो मज़ामी ख्याल में। तो ये जो मज़ामी है ये कहाँ से आ रहे हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप खुद भी एक शायर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अपने अंदर से आ रहे हैं या कहीं गैब से आ रहे हैं? क्या ख्याल है आपका इस पे? कभी कभी आपको उठते बैठते चलते फिरते ख्याल आ जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, एक बहर में एक मिसरा आ जाएगा, और उसी के बेसिस पे, उसी के ऊपर फिर पूरी गजल बनेगी या पूरी नज्म बनेगी या कुछ भी, कोई भी फॉर्म, है ना। तो इसको कहते हैं कि जो गैब से ख्याल आना, यानी आसमान से ख्याल आना। तो लेकिन मेरा मानना तो यही है कि
गैब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुपरनेचुरल पावर आपको ख्याल दे रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब आप शायर दूसरे शायरों को पढ़ते हैं या जब आप शायरी करते हुए आपको वक्त बीतता है ना, तो धीरे धीरे आपकी शायरी जो है इम्प्रूव होती है। तो आप देखेंगे कि सपोज कीजिए मुझे 5 6 साल 10 साल शायरी करते हो गए हैं, तो 10 साल बाद जो आपने मिसरा कहा वो पहले साल में आप नहीं कह सकते। तो अगर गैब से या कोई सुपरनेचुरल पावर से ये ख्याल आते होते, तो फिर तो आप कभी भी शायरी करें और कभी भी आपको उस लेवल का ख्याल आ जाना चाहिए, है ना। तो मेरी तो राय इसी में यही है कि मैं नहीं मानता कि कहीं और से आपको ख्याल आ रहे हैं। आप जितना पढ़ेंगे, जितने चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, तो जितनी चीज़ें आपको फील होंगी, तो उस सब के बेसिस पे जो है आप शेर कहते हैं, वो धीरे धीरे इसलिए आप इम्प्रूव भी करते हैं। और इसी में एक अम्मार इकबाल शायर हैं पाकिस्तान से, तो वो भी इस पे एक बार मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने इस पे कहा है कि अगर गैब से ही ख्याल आते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं इंडिया का आदमी हूँ, तो मुझे जर्मनी में कोई ख्याल कभी क्यों नहीं आया, है ना। क्योंकि अगर कोई और ही भेज रहा है तो कोई दूसरी लैंग्वेज में भी भेजे। तो अगर मेरी ही लैंग्वेज में मुझे ख्याल आ रहे हैं, तो मतलब मेरे अंदर से ही वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। तो मेरी तो इसमें यही राय है, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मेरी भी आपके ही जैसे राय है। लेकिन कभी कभी होता ही है ना कि जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे ही, जी। और अचानक एक ऐसा मजामी आ जाएगा, एक ऐसा मौजू आ जाएगा कि आपने सोचा ही नहीं था। आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा मैं कुछ लिखूंगा, और वो आता है और आप लिख देते हैं। तो उस समय ना मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि हो सकता है कि ये भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो पता नहीं, अब उसके बारे में मैं अच्छा भाई, इसमें एग्नोस्टिक हूँ। अ, इसमें जो है मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमको सपने भी ऐसे आते हैं कि जिसकी ना हमने कोई बात की है, ना हमने सोचा है, और आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी आ जाएगा हमारे सपनों में, है ना। तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कि ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही कहीं होती हैं, जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, है ना। हम काफी देर से कोई चीज फील कर रहे हैं और कोई चीज पक रही है हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, और एक दिन वो किसी मिसरे के ख्याल में या किसी शेर के शक्ल में वो हमारे सामने आ जाती है। तो मेरा तो ये सोचना है इस पे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इस पे बताता हूँ कि अ, एक बड़े शायर हैं हमारे यहाँ से, जम्मू से ही, तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक बार मैं उनके साथ बैठा था, तो वो बोल रहे थे, जॉन के एक शेर है ना वो, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि ये वर्ड आमद, हाँ इस चीज को आमद कहते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो वो आमद की ही बात कर रहे थे, और वो ये दलील दे रहे थे कि आमद जो है वो वाकई है, और मतलब वो खुद इसके सपोर्ट में बात कर रहे थे। तो मैंने उनको यही बात बोली, ये जो अभी आपको बताया ना कि किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं आते, तो ये मैंने अमार इकबाल से सुनी थी। तो उन्होंने बोला कि अमार इकबाल कोई अथॉरिटी थोड़ी है शेर पे। अगर आपको सच में जानना है तो आप फारूकी साहब को देखिए, गोपी चंद नारंग साहब को देखिए। तो घर आके मैंने देखा कि फारूकी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने भी जो है अहमद के खिलाफ ही लिखा है और बोला है। तो बाद में ये बहुत फनी लगा, मतलब हालांकि पूछा नहीं मैंने उनको इस बारे में। तो ये हाँ, और जॉन एलिया के बारे में तो अभी आगे हम बात करेंगे तफसील से। लेकिन जी। उनका कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का ही था जिनमें काफ़ी सारे शायर और काफ़ी सारे लिटरेरी क्रिटिक्स बात कर रहे थे उनकी। तो उनका ये भी था कि किसी ने बोला कि जॉन साहब ना सही में वैसे रहते थे जैसा वो बोलते थे। तो जी।
उन्होंने जो शायरी करी है उसको जिया भी है किसी न किसी स्तर पे। जी तो वो बता रहे थे कि वो सोए हुए रहते थे और रात को 2 बजे जगेंगे और कहेंगे कि जानी ये पेन लाओ और कॉपी लाओ, मैं लिखूं। और अशार लिखते थे, गज़ल की गज़ल लिख देते थे बैठे बैठे, आधी रात को जाग के। तो जी। इस पे ही एक और अपना, इसी पे एक और पॉइंट खोलते हैं और मदन मोहन दानिश साहब के शेर से कि पत्थर पहले फिर खुद को पत्थर करता है, तब जाके काम कुछ वाह। कारीगर करता है। तो ये जो शायरी की तो बात हमने कर ली, ये जो शायर हैं ये कैसे बन रहे हैं? कुछ स्पेशल है क्या ये शायरों के बारे में, या ये भी वही नॉर्मल फोक हैं? आ, हाँ, कुछ स्पेशल तो है। और स्पेशल चीज ये है कि बाकी जो लोग हैं वो नॉर्मल हैं, और जो शायर हैं वो थोड़े से अब नॉर्मल होते हैं। यानी आ, मैं इस तरह से बताऊं इसको कि बाकी लोग जो चीजें फील करते हैं, और ये शायरी नहीं, इससे लिमिटेड नहीं है, बाकी सब आर्ट फॉर्म जो हैं इसमें आ जाती हैं, कि आमतौर पर लोग जो हैं वो चीजें जो फील करते हैं, और जो कोई आर्टिस्ट या कोई शायर जो चीज फील करता है उसमें बहुत फर्क होता है ना। अब हो सकता है कोई चीज कोई आम आदमी हो, तो वो मतलब उसके सामने से कोई चीज गुजर जाए, या कोई उसको कुछ बोल दे, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, या वो थोड़ी देर सोचेगा और आगे आगे गुजर जाएगा। किंतु शायर जो है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से हसास है और ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए वो उसको बहुत फील करता है चीजों को, और बहुत देर तक सोचता है, बहुत ओवर थिंक करता है, और उसके अंदर वो चीजें चलती रहती हैं, तो उससे फिर शायरी निकलती है। तो वो चीज जो मैंने बात की ना, बादशाह बिश का वो शेर कि सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता, तो ये चीज है। अब आप अपने दिल को या अपने माइंड को एक बर्तन की तरह देखें, है ना। तो किसी बर्तन में जब कोई चीज से भर जाता है, पानी से या किसी चीज से भर जाता है, तो चीजें ओवरफ्लो करती हैं। तो शायर जो हैं वो इतना फील कर लेते हैं कि वो चीजें फिर ओवरफ्लो करना शुरू कर देती हैं, और जब वो ओवरफ्लो होती हैं तो फिर वो कलम उठाते हैं। तो ये चीज है शायरों की, और किसी भी आर्ट फॉर्म में, कि वो दूसरे से ज्यादा हसास होगा। तो ये बात है। वाह। अभी इस पे एक मुझे शेर वो पूरा याद नहीं आ रहा, हमारे इकबाल साहब का ही है कि उसने शेर कहते कहते जख्म को नासूर कर लिया होगा। इसी टाइप का कुछ था, हम्म। मुझे सही से याद नहीं आ जी। रहा क्या था वो। तो वही है कि जो, हाँ, वो ऐसा कुछ है, उसने नासूर कर लिया होगा जख्म को शायरी बनाते हुए, हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ। तो मतलब जो इंटेंसिटी से फील करते हैं, जैसे आम लोग जो इश्क में पड़ते हैं, तो जैसे ही दिल टूटा, अब भागो यार यहाँ से, अब इससे निकलो, तकलीफ से निकलो। लेकिन जी। जो शायरों की बात है, मतलब, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू फॉर ऑल, हम्म। लेकिन कुछ लोगों की, जैसे एक वो मीर का शेर है कि यक बयाबा बरंगे सौते ज़रस, मुझ पे है बेकसी व तन्हाई। हाँ, क्या बात। तो अब ये डायरेक्टली झेल रहे हैं। और फ़रत एहसास साहब भी इसके बारे में बात करते हैं कि ये हो गए। और गालिब में भी आपको वो बहुत हद तक देखने को मिलता है कि जो तकलीफ़ है उसको किस इंटेंसिटी तक वो एक एक लेवल का मैसोकिज्म, अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, कि वो फील करना चाहते हैं, उस दर्द को भी वो फील करना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे वो जो जो गालिब का शेर है कि दिल फिर तवाफ़ कूए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम हम्म। कदम वीरा किए हुए। विदा की होगी। हाँ। तो अब ये पूरा क्लियर हो गया है कि भाई वहाँ पे, मतलब, क्या बोले, ह्यूमिलिएट ही होना है तुम्हें अगर जाओगे तो। फिर भी सब हम्म। कुछ जानते हो तुम, फिर भी वहाँ पे जा रहे हो। तो एक तो ये दिखा रहा है कि जो इनके इश्क की इंटेंसिटी क्या है,
और एक थोड़ा सा मैसोकिज्म वाला भी मुझे लगता है कि एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। हम्म। तो अच्छा, इसमें जो है आपने गालिब के इस शेर के बाद की कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो वहां जा रहा है, तो इस पे मुझे गालिब का ही एक शेर याद आ गया, वो मैं बताता हूँ कि उसकी गली में दफन न कर मुझको बादे कत्ल, है ना। उसकी गली उसकी गली में दफन न कर मुझको बादे कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, उसका घर मिले। तो हाँ हाँ। ये है। तो आपने वो बोला ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हम्म, यहाँ तो मरने के बाद भी जो है वो चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, जीते जी तो कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये बात की, दिल टूटने की एक बात की आपने बीच में, तो किसी भी शायर का मैं इंटरव्यू देखता हूँ कभी यूट्यूब पे या किसी का, तो वो एक सवाल उनसे जरूर होता है कि शायरी करने के लिए क्या दिल टूटना जरूरी है। तो आपने जो बात की उससे मेरे को ये बात याद आ गई। तो मेरा मानना इसमें ये है कि दिल टूटना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो ये बात को मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं दिल टूटने से, कि शायर जो है या कोई आर्टिस्ट है, उसका दिल तो रोज टूटता है, कोई जोर से उससे बात भी कर लेगा तो शायद उसका दिल टूट जाए, वाह। है ना। तो ये जो दिल टूटने का वो है ना कि दिल टूटना जरूरी है, लेकिन शायरों का जो है वो दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ये चीज है। और फिर जब वो आशिकी में जब उसका दिल टूटता है, तो वो उसका एपिटोम बन जाता है। तो इसीलिए इस पे इतने शेर होते हैं, और इसलिए जो बाकी लोगों को लगता है कि ये इसका दिल टूटा है, इसलिए ये शायरी कर रहा है। लेकिन असल बात ये है कि शायरों का जो दिल है वो तो रोज टूटता है, और है छोटी छोटी बात पे टूट जाता हाँ बिल्कुल। और वो जो सेंसिटिविटी है शायरों की वो थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। होती है। एग्जैक्टली, काफी ज्यादा। कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी, अब जैसे वो जो गालिब का शेर है कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ हाँ, हाँ, एक इनायत की नज़र होते तक। नजर होने तो। तो अब कितना, मतलब अब अगर किसी को हम कहें अभी, अगर ये शेर नहीं होता तो विदाउट रेट्रोस्पेक्शन अगर किसी से कहें कि भाई वो जो सुबह ओस की बूंद रहती है घास पे उस पे तुम शेर कहो, हम्म। तो कोई कहेगा कि कितना, मतलब ये बेहुदा मजामी दे रहा है हमें, कितना ये घटिया ये दे हम्म, रहा है। लेकिन उसको बिल्कुल। अ, जिस लेवल पे गालिब ने अपने शेर में डाला है, और जैसे बिल्कुल। उसका एक मानी मुझे, एक और नया मानी मिला मुझे कुछ दिन पहले, और वो शेर पढ़े हुए मुझे लगभग 4-5 साल हो गए थे, और इतने दिन बाद मैं फिर से सोच रहा था तो एक और नया चीज़ खुल के सामने आया। तो जी। अगर आप उतना डेप्थ पे जाना चाहते हैं तो उतना सेंसिटिव आपको होना पड़ेगा, और आप जितने ही सेंसिटिव होते जाएंगे आप उतना ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उतने ही वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल एक शायरों की ये है। और हम्म। मेरे ख्याल से जिस सेंस में लोग पूछते हैं कि दिल टूटना ज़रूरी है क्या, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को उस इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं। सिर्फ आप, हम्म। अब जैसे एक फ़रत एहसास साहब का ही वीडियो था मेरे हिसाब से, खलील जावेद साहब के साथ, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि आ, किसी ने पूछा कि भाई इश्क पर शायरी लिखने के लिए इश्क करना ज़रूरी है क्या, तो उन्होंने समझाया कि जो ज़्यादातर इश्क पे शायरी होती है उसके लिए इश्क करना ज़रूरी नहीं है, आप प्रिटेंड भी कर सकते हो और सुनने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन वही जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके लिए इश्क ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ये है कि आप हर चीज़ को उस इंटेंसिटी से फील कर रहे हो। खैर। हाँ, ये बात तो है। अब ऐसा अगर होता कि कुछ लिखने के लिए अभी कुछ शायर हैं, वो बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि हाँ ये फील करना जरूरी है या ये है, तो लेकिन अगर ऐसा होता तो दश्त पे, सहरा पे और इस सब चीजों पे जो जितने शेर लिखे गए हैं, तो वो सब चीजें हमने तो कभी जाके नहीं देखी ना। हमने वो मजनू ने या उन्होंने फरहाद ने ऐसा कुछ फील किया होगा, उसका एक पार्ट है जो वो हमने फील किया है, तो इसलिए हम उस चीज पे शेर कह सकते हैं इमेजिन करके। तो ये बात है इसमें। हाँ उसमें उस पे एक मुझे वो
शायरी याद आ रही है, अभी कंटेम्प्ररी ही हैं वो शायर, पाकिस्तान के ही हैं और काफ़ी मतलब नए जनरेशन के हैं, और फिर भी उन्होंने ऐसा शेर लिखा है, इतना प्यारा मज़ामी निकाला है कि मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नसे मन जी। का पता जान गया है, वाह या, वाह, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब जाके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। तो ये जो क्या बात। पहला जो शेर है अगर उसमें देखें तो इतना मतलब प्यारा ये शेर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ हमने फील किया होगा, लेकिन फिर हम्म, भी उन्होंने उसको शेर के रूप में दर्शाया है, उसमें लाया है, बांधा है बहर में। ये ये तो ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई कोई नेसेसिटी नहीं है उस चीज़ के लिए दिल टूटना, जो स्टेरियोटिपिकल व्यू है। हाँ, वो स्टेरियोटिपिकल दिल टूटना वो जो है वो नेसेसिटी नहीं है। एग्जैक्टली। और ये जो है ना, ये इस बात से एक और बात निकलती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि शायरी जो है, खास करके ये ओपन माइक वाले, कि शायरी जो है वो फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स को लिखने का नाम है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायरी जो है वो 50% तो आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन 50% आपका दिमाग भी है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब वो जो आपने जॉन की बात की थी कि जॉन जो थे अपनी शायरी को जीते थे, तो शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिसका दिमाग उस लेवल पे खराब हो चुका है, वो ये कैसे सोच सकता है कि ये वर्ड यहाँ पे लगेगा तब ये परफेक्ट साउंड करेगा, है ना, या ये यहाँ लग के इसकी बहर ऐसे गड़बड़ हो रही है, या ये सुनने में अच्छा लग रहा है, या ये काफिया यहाँ पे इसकी जगह ये अच्छा लगेगा। तो इसमें कितने दिमाग की जरूरत है? तो जिसका दिमाग उस लेवल पे खराब हो चुका है, तो वो इतना सोचेगा कैसे? तो इसलिए 50% तो आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन 50% आपको वो दिमाग लगाना पड़ता है वहां पे। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये ये जो ये है ना, ये जो जो मजाकिया शायरी होती है, मजाहिया मेरे ख्याल से उसे कहते हैं, मजा है। जी जी। तो या जो दाग के शेरों में ये बड़ा प्रोमिनेंट है, ये जो आपने अभी बोला कि जो दिमाग लगता है, क्योंकि उनमें दिखता है वो कि जैसे वो जो शेर है उनका कि अ, हमें याद करने से ये मुद्दा था, निकल जाए जहाँ हिचकियाँ आते आते। इसके यहाँ से तो जैसे ये बिल्ड करते हैं कि हमें याद करने से ये मुद्दा था, और अचानक से ढकेल देते जी हैं, छत पे चढ़ाते हैं इमोशन के, और फिर वहाँ से धक्का दे देते हैं कि भाई जाओ, अब ये तो फंसा लिया तुम्हें। तो उनमें ये जो विट है, जो सार्कास्टिक नेचर है, या गालिब के शेरों में भी दिखती है वो, या गालिब का वो जो बिल्कुल। फेमस मौजू है, वो वाला जौक वाला, बना है सह का मुसाहिब फिरे है तिराता, और हम्म, जब उन्हें पकड़ के ले गए तो उन्होंने फटाक से बदल दिया हम्म, और बोला कि जी वगरना शहर में गालिब की आरजू क्या है। हम्म, या अगर मीर का भी देखें हम, कि वो जो सौदा का शेर था, अ, चमन में सुबह जो उस जांगजू का नाम लिया, सबा जी सबा ने तेग का आबे रवां से काम लिया, और उससे हम्म, फटाक से उन्होंने कहा कि हमारे आगे जब तेरा किसी ने नाम लिया, दिले सितम जदा को हमने हम्म, थाम थाम लिया। हाँ हाँ, चलो। तो इमोशन तो डेफिनेटली है, लेकिन सिर्फ अगर बिल्कुल। इमोशन होता तो ये विट नहीं आ पाती, आप हम्म, हाजिर जवाबी नहीं कर पाते अगर सिर्फ इमोशन होता तो। जी क्योंकि इमोशन के साथ, इमोशन तो आपके पास है, लेकिन आप इमोशन को वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से वर्ड्स में, उसके लिए आपको ज़रूरी है वो प्रेजेंस जी। ऑफ माइंड। खैर। और ये जो आपने सार्केज्म और इस ये वाली चीज की बात की ना, तो मेरे को लगता है कि आप आमतौर पर देखेंगे कि जो फनी लोग होंगे ना आपकी लाइफ में, तो या आपने भी खुद फील किया होगा, तो वो फील भी ज्यादा करते होंगे, मैंने तो ये देखा है। क्योंकि आप कोई भी फेमस जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स जो हैं, इनके जब आप इंटरव्यू देखेंगे, तो ये एक्चुअली में मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मतलब काफी अच्छी तरह से बड़ी इंटेलिजेंटली बात करते हैं ये लोग, है ना। तो उस एलिमेंट के लिए भी जो है आपको फील करना जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये जैसे दाग का एग्जांपल है, तो दाग के पास अगर इस तरह के शेर हैं जो आपने बोला, तो उसी गजल में शायद ये वाला शेर भी आता है कि ना ना जाना के दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की। बहुत देर की मेहरबान आते आते।
तो ये कितना कमाल का और ये कितना मतलब इमोशन से भरपूर शेर है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये जो सेंसिटिविटी है ये सिर्फ शायरों तक ही नहीं है। मैं वहाँ सब आर्टिस्ट्स की बात कर रहा था। कोई भी हाँ सब आर्टिस्ट, हाँ बिल्कुल। किसी भी आर्ट फॉर्म को आप परस्यू कर रहे हैं तो आप में वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि और फिर सेंसिटिव होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सेंसिटिव हो तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे इमोशंस के साथ। जी। और ये जो बात है ना हंसने की या मजाक करने की बात, तो अगर आप सेंसिटिविटी के एक लेवल पे पहुंच गए हो तो उस दर्द पे हंसना वो भी आपको तभी आएगा, है वाह। ना। तो अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। शायरों में बैठे हैं तो मैंने देखा है, आप इस तरह के लोगों में कभी बैठते हो तो मतलब जो मजाक के टॉपिक होते हैं या आजकल की जो डार्क और इस तरह की कॉमेडी चल रही है, तो इन चीजों पे हंसना भी आपको तभी आता है जब आप सेंसिटिविटी के एक लेवल पे पहुंच जाते हो, या उस पे जोक करना, है ना। क्योंकि आम लोग हैं, या मेरे एक दोस्त जो है वो मेरे को बोल रहा है, एक दिन इसी मुद्दे पे बात हो रही थी, जो उसने मेरे को कहा कि जो शायर हैं, जो या जो लोग ज्यादा फील करते हैं, वो फिर जो लोग उनसे कम दुख में हैं उनके प्रति थोड़ा इंसेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि दो भिखारी हैं अगर, तो एक भिखारी को दूसरे भिखारी पे तरस थोड़ी आएगा। उसको उसकी जगह अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसको छोड़ के एकदम से चला जाएगा, है ना, या उसको धोखा देने का वो मिलेगा, तो हम सोचेंगे कि वो भिखारी है, लेकिन उसके साथ वाला भिखारी तो नहीं सोचेगा ना ये, है ना। तो एक लेवल पे आपको ये थोड़ा इंसेंसिटिव अपने कम दुख वालों के लिए भी बना देती है ये चीज, और तब आपको इन चीजों पे हंसना आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये भी है। जी। और ये भी है कि अगर खुद से भी बड़ा भिखारी कोई मिल जाए या खुद से भी बड़ा कोई सेंसिटिव आदमी मिल जाए तब फील होता है कि भाई अरे। हाँ तब फील होता है, तो वो है ना कि फिर आपको आपको टच करने के लिए बहुत ऐसे इमोशंस का स्तर बढ़ता जाता है। इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली। खैर। अब जैसे कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज में 7 बार फेल हो चुका है, तो उसके सामने कोई वो आएगा, एक बार एक सब्जेक्ट में फेल होके आएगा, वो फेल हो गया, तो उसको तो उसका वैसे कोई दुख महसूस नहीं होगा ना, क्योंकि उसे पता है यहाँ से मैं गुजर चुका हूँ और लाइफ सही है, हो जाती है, तो कोई मेरे को नहीं है, तो वो तो यही सोचेगा। लेकिन उसको कोई दुख वाला मिल जाएगा तो उसके प्रति उसको दे आएगी कि यार मैं तो साथ में ऐसा हूँ, तो वो 10 में वो क्या फील कर रहा होगा। तो ये चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा आते हैं कि काफ़ी ये सब्जेक्टिव टॉपिक होने वाला है तो इस पे हम्म, ओपिनियंस ही अपन देंगे। और आई एम ऑल्सो वेरी ओपन टू चेंज ऑन दिस वन कि अब किसी शेर को किसी किसी भी शेर को कैसे कहेंगे कि ये अच्छा शेर है ऑब्जेक्टिवली। जो जैसे अगर हम बोलें, जैसे एग्जांपल लेते हैं मोमिन के शेर का, क्योंकि मैं इसको लेके ना काफ़ी दिन कन्फ्यूज़न में भी था कि जो वो मोमिन का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं हम्म, होता। जब कोई दूसरा नहीं। तो मैंने जब ये शेर पढ़ा और इसके पीछे की जो दास्तां है वो सुनी कि गालिब ने कहा कि भाई पूरा दीवान मेरा ले लो और ये शेर मुझे दे दो बस। जी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ यार आप कहाँ गालिब के शेर की कितना मतलब दर्द है, कितना उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, और कहाँ ये एक आसान सा शेर और इतना छोटा शेर है। तो मैं बहुत दिन से सोच जी। रहा था कि मतलब क्या था इसमें, मतलब काफ़ी समय तक मैंने सोचा कि क्यों गालिब ने ऐसा कहा इस पर। तो आप पहले अपनी राय दें कि एक पहले तो मतलब सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि अब जैसे मुझे कोई शेर अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको ना लगे, क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी होता है ना कि ये इससे मैं ज़्यादा हम्म, रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में इससे मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से भी कोई शेर हमारे करीब होता है दिल के। लेकिन एक जी। कोई अ, एक कोई ऐसा फ्रेमवर्क है क्या जिससे हम डिटरमाइन कर पाएँ कि कौन सा शेर जो है वो बड़ा शेर है या और कौन सा शेर घटिया शेर है, या सिर्फ बड़ा ही रखते हैं, बुरे तो बहुत, पस्त शेरों की तो अब कमी नहीं रही है, जिसकी कमी है
उसको देखते हैं थोड़ा, कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि ये जो शेर है ये बड़ा शेर है या अच्छा शेर है। तो हाँ, ये सही कहा आपने कि बिल्कुल सब्जेक्टिव मामला है। तो मैं कह रहा था कि फारूकी साहब का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो उसमें एक सेंटेंस था, वो बहुत हिट किया मुझे, कि उन्होंने लिखा था कि हम दरअसल मीर या गालिब का नहीं बल्कि अपना शेर पढ़ते हैं, है ना। तो ये कहने से मतलब उनका ये है कि मीर और गालिब ने तो लिख दिया या किसी भी और शायर ने, पर उस चीज को हम जैसे प्रोसेस करेंगे, उसको मैं अलग तरीके से प्रोसेस करूंगा, आप अलग तरीके से करेंगे, है ना। आपको वो अलग इमोशन स्ट्राइक करेंगे वो शेर पढ़ के, मुझे अलग करेंगे। तो ये जो है, ये मामला बहुत सब्जेक्टिव है इसमें। और अगर हम इसको किसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे भी, तो उसमें भी कई गलतियां निकल आती हैं, और उसमें भी काफी फिर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन तो हम इस पे जो है अपना अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि शेर जो है, एक तो वो कंसाइज होना चाहिए, है ना। और वो कंसाइसनेस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके बगैर प्रोज पॉसिबल नहीं है ना। तो पोइट्री वैसी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कम शब्दों में जो है वो बड़ी बात आप कहें, या आपके कम शब्दों में जो है ज्यादा चीजें आ रही हैं, ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है, कम से कम शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है इसमें। और दूसरा जो है, शेर में या शायरी में जो है एम्बिग्यूटी होनी चाहिए एक तरह की, है ना। उसी से जो है नए नए पहलू निकलेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि गालिब या अमीर के शेरों को अगर हम देखें, तो उनको अलग अलग उस्तादों ने क्या है, चार तरीके से, पांच छह तरीके से इंटरप्रेट किया होता है ना। और फारूकी साहब का ही देख लो, उन्होंने कई गालिब और मीर के शेरों को छह छह सात सात तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है ना। तो ये जो चीज है, एक तो कंसाइसनेस जो है शायरी में, और दूसरा जो है ये अपना एम्बिग्यूटी जो है, ये होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें कि जॉन का ही एक शेर है जो बहुत फेमस है, कथा है एक्चुअली उनका, कि उसमें जो दूसरा शेर है, शायद वो ऐसे था कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती, है ना। तो अगर आप इस शेर को देखें, तो इस शेर में एम्बिग्यूटी का कोई एंगल नहीं है ना। है भी तो बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ मामला जो है बिल्कुल साफ है। और इसका मतलब मेरे हिसाब से तो एक ही मीनिंग निकल रहा है इसमें इसका। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस का, या अलग अलग जो है तरह से इंटरप्रेट होने का, अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल करने का जो शायरी का है, तो वो चीज इस शेर में नहीं है। लेकिन उसी तरह इनका देखें कि फासिले कुन है ये जमाना खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। इसमें जो है इंटरप्रिटेशंस के, या एक मिस्टीरियसनेस आ गई है, या उस तरह के कई एंगल निकल गए हैं। तो ये बात है। तो बाकी चीजें जो हैं, जो इमेजरी होती है शायरी में, एलिट्रेशन या मेटाफर्स, इस तरह की चीजें हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी शायरी का जो ब्यूटी है उसको बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन इस सब के बाद भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये चीजें होंगी तब ये अच्छा शेर बनेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको कल को कोई शेर मिल जाए, तो उसमें क्या पता इस तरह की कोई चीजें ना हो, और फिर भी वो आपको बहुत अच्छा लगे उस वक्त। या कोई शेर आपको कल खराब लग रहा है, वो आज अच्छा लगे, तो कोई शेर कल अच्छा लग रहा है, वो आज खराब लगे। तो ये इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है। तो इसमें हम अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं, और शेरों को इंटरप्रेट करके बता सकते हैं कि ये शेर जो है मेरे को इसलिए अच्छा लगा। तो ये मेरा मानना है इसमें। जी बिल्कुल। और मैं एक, मेरा भी जो ओपिनियन है वो भी सेम ही है आपके जैसा। और बस एक जी, एडिशन मैं करूँगा आपके सेकंड वाले पॉइंट में, जी, उसी का ये जी, जो आपने एम्बिग्विटी वाली बात कही, उसी का वही उसी चीज़ का ये दूसरा पहलू है कि वो जो शेर है कितने बड़े स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है। जी, जैसे ये जो मोमिन का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, हम्म, तो ये इतने जगह पर आप इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी ये बोल एग्जैक्टली। सकते हैं। तो ये जो एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है, उसी से आपने इसको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि ये बिल्कुल। कहीं पे भी बोला जा सकता है, किसी भी बिल्कुल। मकाम पे बोल सकते हैं। और वही जो जॉन वाला शेर था कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती,
तो वो एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि वो बुरा शेर है या जो भी, लेकिन आप उसको यूज़ बस उसी जगह पे कर पाएंगे। जी। और ये जो शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम कवर करता है एक शेर, वो भी मेरे ख्याल से एक पहलू है जो किसी भी शेर को बड़ा शेर बनाता है या शायरी को बड़ी शायरी बनाती है। हाँ, एक्चुअली मैं यही बात कहना चाहता था, वो आपने थोड़े अच्छे तरीके से उसको बयान कर दिया। हम्म। तो अब आप तो ऑलरेडी एक शायर हैं और दिन पर दिन बेहतर ही होंगे, हमारी दुआ है ये। जी। तो जो नए लोग हैं, अब जैसे कोई हम्म। नया लड़का है जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है शायरी को, उसने आज ही देखा जॉन का कोई रील या जो भी, तो अब आप उसको क्या राय देंगे कि वो क्या करे, कहाँ से पढ़ना शुरू करे, या कुछ ऐसे शायरों का आप रिकमेंडेशन अगर कर पाएँ जो नए लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं या जो अंडररेटेड हैं, यूजुअली मेन स्ट्रीम में उनके बारे में बात ज़्यादा नहीं होती, जैसे शाकिब जलाली हो गए, इनके बारे में ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन क्या कमाल का लिखा है इन्होंने। हम्म। तो वो कैसे शुरू करें, एक पाथ टाइप का कुछ बता दे, एक वे बता दे जो कोई फॉलो करे जी। जी। तो उसे थोड़ी तो बहुत अच्छी ये नॉलेज आ जो जाए। है, अब आपने जैसे अंडररेटेड शायरों की बात की, तो भी हमने जितने भी शायरों का नाम लिया अपने इसमें, तो अगर हम अपील कर रहे हैं, या अब अगर हमको कोई ओपन माइक वाला या इस तरह का आदमी सुन रहा है जो अभी तक ओपन माइक में गया है ना, या ओपन माइक्स के शायरों को सुनता है, तो उसके लिए तो जैसे फरहत एहसास और इस तरह के लोग भी अंडररेटेड ही होंगे। तो इसलिए मैं फिर सभी को कवर कर लेता हूँ उसमें। फिर हमारे मेरे और आपके लिए जो है अंडररेटेड नहीं, फिर मैं वो सभी को बता देता हूँ, है ना। तो पहली बात तो ये कि आपने मेरी बात की, जब तो मैं भी नया ही हूँ। शायरी में जो है 4-5 साल कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं होता, तो मैं भी नया ही हूँ, अभी मैं शुरुआती दौर में ही सीख रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, कोई बिल्कुल नया है अगर, जिसको शायरी के बारे में बिल्कुल अभी नॉलेज नहीं है, तो मेरी तो उसको यही रिकमेंडेशन होगी कि अभी वो अ, जैसे कि हमने और मेरे आसपास के जो शायर थे, जो मतलब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जैसे शुरुआत की, तो ऐसा मैंने देखा कि मैं भी जो है शुरू में मुशायरे की जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देखता था, और बाकी जो मेरे आसपास के जो शायर हैं वो भी ऐसा ही करते थे। क्योंकि मुशायरे की जो शायरी है, मैं आज वाले मुशायरे की शायरी की बात नहीं कर रहा। आप ले लीजिए कि फराज और जॉन और इस तरह के जो लोग हैं, है ना, या राहत इंदौरी भी ले लीजिए। तो इस तरह के जो लोग हैं, तो पहला तो जो मुशायरे की शायरी होती है वो समझने में आसान होती है, क्योंकि आप एक क्राउड के लिए पढ़ रहे हैं वहां। तो इसलिए कोई शुरुआत कर रहा है, तो उसको जो मुशायरे की शायरी है वो पहले तो आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि वो आते ही अगर गालिब को उठा लेगा, वो तो पहले दिन ही शायरी से भाग जाएगा, है ना। तो इसलिए जो शुरुआत तो मेरे हिसाब से इन्हीं से करनी चाहिए कि आप मुशायरे की वीडियोस देखिए जितनी हो सके, और वो देख के आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है उसमें, और फिर आप किताबों की तरफ आते हैं। तो अगर किसी को किताबें पढ़नी है, शुरुआत करनी है, तो मेरे हिसाब से तो अ, जिन्होंने आसान लैंग्वेज में लिखा है उनकी पढ़नी चाहिए, जैसे निदा फाजली हो गए, या बशीर बद्र हैं। इन्होंने बहुत आसान जबान में जो है शायरी की है, और शायद मतलब उस तरह का, मतलब लेयर्स में इनकी शायरी नहीं है। तो ये वाले शायरों की शायरी उस तरह की नहीं है, तो आपको समझ भी आ जाती है आसानी से, और ये पढ़ के आपको और शायरों को पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इवन जॉन जो है वो मुशायरे में जो शायरी पढ़ते हैं वो तो हमको आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन आप किताबों में उनकी शायरी देखोगे तो वो उस तरह की नहीं है। तो मुशायरे का सुन के कोई जॉन के बुक खरीद लेगा तो उसको जॉन समझ नहीं आएंगे फिर, अगर उन्होंने बाकी शायरों को नहीं पढ़ा। तो बशीर बद्र को पढ़ना चाहिए, निदा फाजली को पढ़ना चाहिए, और एक मेरे फेवरेट शायर हैं शारिक कैफी, उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स कवर कर रखे हैं अपनी शायरी में। कई सारे इमोशंस जो हमारी जनरेशन के हैं खासकर, तो वो सब उनकी शायरी में मिल जाएंगे आपको।
तो इनको पढ़ना चाहिए। फिर आप इनके बाद जो है फराज को, नहीं वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं बीच बीच में। और निदा फाजली, बशीर बद्र, तारिक जैसी, हमारी जनरेशन के जो शायर हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको आप मुशायरों में देखते हैं, है ना। तो अब फिर इनके बाद आप जफर इकबाल तक जा सकते हैं। जफर इकबाल, फिर आप नासिर काज़मी को पढ़ सकते हैं जैसे जैसे आप थोड़ा ग्रो करेंगे, है ना। फिर आप फराज को भी पढ़ सकते हैं, जॉन को भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब है, मतलब जो शुरुआत कर रहा है, फिर आप इन सब लोगों को जब पढ़ लेंगे, तो बहुत शायर हैं, ये तो पूरे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे इसमें, मतलब नाम भी मैं भूलता जाऊंगा बीच में। और ये सब पढ़ के फिर आप यहाँ से जो हैं फिर और पीछे जाते हैं, जिगर को पढ़ते हैं या हसरत रूहानी या फिराज साहब को पढ़ते हैं। और फिर आप दाग दहलवी तक पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके पीछे के जैसे मीर और गालिब तक तो आपको एंड में ही जाना चाहिए, जो क्लासिकल शायर हैं, क्योंकि वो उसके बगैर वो एपिटोम है। तो वो जब तक आपने बाकी सब चीजें कवर नहीं की हैं तो वो ढंग से आपको समझ आएंगे नहीं। तो ये है। और कंटेम्पररी में जो है हमारे पाकिस्तान के इदरीस बाबर एक शायर हैं, वो बहुत अच्छे शायरी लिखते हैं। यही सब है, आगे मेरे को कुछ याद आते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। मैं भी वही कहूँगा कि शुरुआत में आप फेस वैल्यू वाली ही शायरी पढ़ें। अगर आप हम्म, शुरुआत में ही डेप्थ में चले जाएंगे, जैसे अब जैसे जॉन ने भी मुश्किल शायरी की हुई है, मतलब हम्म, लफ्ज़ के मानी आसान है लेकिन थोड़ा डेप्थ, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको सिंक इन करने के लिए। अब जैसे वो शेर है कि हमने देखा तो हमने ये देखा कि जो नहीं है वो खूबसूरत हम्म, है। हम्म, अब ये जो है आपको थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा। लेकिन जी, अभी अब जैसे एक इरफान जाफरी हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनकी। अब जैसे उनका एक शेर था कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम हम्म, टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। तो वो क्या करते हैं ना कि एक ब्रिज बनाते हैं। एक तो हो गई वो वाली कि एक्सट्रीम एम्बिग्विटी, और एक जो है हम्म, एक्सट्रीम फेस वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में वो ला के खड़े करते हैं अपने शेर कि, तो इसके अलग अलग मानी भी निकाल सकते हैं हम, दो तीन मानी निकल जाएंगे इसके भी, या थोड़ा स्पेक्ट्रम बड़ा है इस शेर का, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो वो जो राइट मिक्सचर है एम्बिग्विटी और अनएम्बिग्विटी का, वो उनके पास देखने को मिलता है। या एक और उनका बड़ा प्यारा शेर है कि बिछड़ के तुझसे वही कैफियत है पहली सी, यही था ठीक तेरा इंतज़ार कर लेता। वाह, तो ये जो इतने आसान लफ्ज़ वाले हैं ये आपको कैच करेंगे शुरुआत में, क्योंकि अब हम्म, डायरेक्ट आप चले जाएंगे गालिब के पास कि अ, जिसे नसीब हो रोजे स्याह मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को तो हम्म, क्यों कर हो। तो ये लगेगा कि ये क्या, ये दिन न कहे रात को, समझ में कुछ हाँ नहीं तो ये आएगा। मेरे को वही वही बात है ना कि कुछ लोग जैसे उर्दू के रेडिट पे ही, उर्दू सब रेडिट पे कुछ दिन पहले मैंने किसी की पोस्ट देखी थी, तो वो कह रहा था कि मेरे हिसाब से जो है तलहा अंजुम कोई रैपर है तो वो मॉडर्न डे गालिब है। मतलब ये कितनी बेवकूफी वाली बात है ये। तो वो बोल रहा था कि मेरे हिसाब से तो तलहा अंजुम तो गालिब से बेहतर है, क्योंकि गालिब जो है वो तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता हमें। तो आप सीधा गालिब तक पहुंच जाओगे, फिर आप ये तलहा अंजुम और इनको ही कहोगे ना गालिब से बेहतर है। तो ये बात भी है। अब ये जो तलहा अंजुम है, आपने ये बात लाई है तो इस पे थोड़ी सी ये कर ही हम्म, लेते हैं। एक हम्म, मुनीर नियाजी साहब का पंजाबी में शेर है कि जी। कुछ उजवी रवा सोखियाँ सड़। कुछ तो अंजलि रामा उठियां सन, हाँ। कुछ सानू मरंदा चौके। हाँ, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सड़, कुछ सानू मरदा सौख हाँ भी सी। हाँ, कुछ हाँ। तो ये उर्दू में भी मेरे ख्याल से है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, हम्म, कुछ वही। तो हम्म, इसको ना उसने गाने में करके रखा है, और उसने प्लेजरिज्म भी भर भर के किया हुआ है। जॉन के शेरों हम्म, का भी मुझे दिखा उसके लिरिक्स में। तो अच्छा। मतलब ये तो कहीं से भी, मतलब गालिब गालिब क्या, ये तो मतलब क्या कहें हम अभी।
कंटेम्प्ररी तो ये मैं जो। वही कह रहा हूँ ना, ये चीज मैं और आप समझ रहे हैं, लेकिन जिसको शायरी का नहीं पता और जो सीधा गालिब के पढ़ रहा है, तो उसके इसी तरह के ओपिनियन बनेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको निदा फाजली या बशीर बद्र इन जैसे लोगों से आपको जो है शुरुआत करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, और एक मैं एडिशन ये करूँगा कि नज़्म वगैरह अगर आप अगर आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट अब निदा फाजली वगैरह वो कंप्लीट कर रहे हैं और जी पढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं आप ज़फ़र इकबाल के तरफ, तो आप जी। रिसाइटेशन सुनना शुरू कीजिए। जो हम्म खालिस उर्दू वाली नज़में हैं, फैज़ की हो सकती हैं या फराज की भी जो नज़में हैं उसमें काफ़ी भर भर के उर्दू के शब्द मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे जो मेरा, हम्म हम्म जिस पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा एक शायरी में इंटरेस्ट तो काफ़ी पहले से था, शायरी कविता जो भी, लेकिन उर्दू शायरी में जो अचानक से बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ वो तो एक जॉन की वजह से था, और एक था एक आकिब साबिर साहब की रिसाइटेशन थी, भले दिनों की बात है, जो नज़्म है फराज की। तो इतना मेलोडियस नेचर है उसका, उस नज़्म का, कि आपको वो जी खींच लेती है अपने तरफ। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे भाई इस पता करना है कि ये है क्या, मतलब हर एक लफ्ज़ के मानी मुझे जानने हैं। और इतना ऑब्सेस्ड हो गया था मैं उससे कि मैंने पता भी किया, और कभी भी कोई मिलता था जो पूछेगा कि, तो मैं बोलता था तुम जो भी कर रहे हो छोड़ दो, जो भी पढ़ रहे हो अभी शायरी वगैरह, इसको तुम सुनो। तो हम्म जो एक मेलोडियस नेचर है नज़मों का, और ख़ासकर फैज़ साहब में तो वो भर भर के है। आप दो इश्क देख लीजिए, या जो 14 अगस्त है उसमें भी, तो नॉट नेसेसरली सिर्फ प्यार वाले पोइट्री, इश्क वाले पोइट्री में ही सिर्फ वो नेचर नहीं है, वो फैज़ की लगभग हर नज़्म में, हर कथा में आपको वो देखने को मिल जाएगी। जी। तो आप उस रूट से भी जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा, जैसे अगर लिखना चाहता है खासकर कोई स्पेशली, तो ये बड़ा वियर्ड होगा कि ऐसे ही बैठ के वर्ड्स रट रहे हैं, वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो जैसे आप, आपने बोला ना कि निदा फाजली से जफर इकबाल तक जब आप जा रहे हैं तो आप इनकी नज़में भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इनसे पहले भी सुन सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी वो बात हुई थी ना कि शायरी जो है दिल को अच्छी लगने से पहले कानों को अच्छी लगनी चाहिए। तो जब बिल्कुल ये नज़में जो है, मैंने देखा है कि जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो शायरी नहीं भी सुनते, वो ये वाली नज़्म जब वो इस तरह की रेसिटेशन सुनते हैं तो ये उनको भी बहुत अट्रैक्ट करती है ना। तो ये जो है इसका जो क्राफ्ट है, फैज या फराज की जो नज़मों में जो क्राफ्ट है ना, या वो साकिब फारूकी का भी एक रिश्ता पे है वो, ए दिल हम पहले तन्हा थे या दिल हम तन्हा आज भी हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर आप शायरी की तरफ जो है वो खींचे चले जाते हैं, और ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आप शुरू में भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज में जब आपका इंटरेस्ट बनता है ना, तो फिर आपको उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और आज तो रेख्ता ने इतना आसान कर दिया है कि आप उस नज्म को अगर आप गूगल मतलब खोलेंगे तो वो क्लिक करते ही आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, जी जी। है ना। तो ये है, ऐसा भी होता है कई बार कि, और ये शायरी में जो बहर है ये इसी का कमाल है, ये हमें हमारे कानों को अच्छी लग रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसके मीनिंग नहीं पता, फिर भी वो आपको याद हो जाती है। हाँ वो तो ये इन चीजों का जादू ही है, तो आप इस रूट से भी, सही कहा आपने, जा सकते हैं। और ये जो ना, एक जो मेलोडियस नेचर है ये म्यूज़िक वाला ही है, क्योंकि वो जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्रेशन आपको याद रह जाता है। जैसे अगर हम्म, मतलब अ, जैसे अब पता नहीं आपने कभी गिटार वगैरह की क्लासेस ली हैं या नहीं, तो जैसे अगर कोई स्ट्रमिंग पैटर्न है मान लीजिए, तो जी, बेसिकली हाथ को ऊपर नीचे स्ट्रिंग्स पे चलाना होता है। तो अगर हाथ को नीचे चला रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो उसको डाउन, और नीचे से ऊपर की तरफ तो बिल्कुल। अप। तो अब मान लीजिए कोई स्ट्रमिंग पैटर्न है कि डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, तो अब आप जी सोचेंगे कि इसको मैं रट लूँ और ये करूँ तब बजाऊँ, तो वह वैसे नहीं हो पाता है। आप गिटार पे बजाते हैं और आप जो कान में सुनते हैं वो आपको प्रोग्रेशन याद होता है। तो वैसे ही जो, जैसे जो नज़में हैं इतनी आसानी से, जैसे ये जो भले दिनों की बात है, ये अच्छी खासी लंबी नज़म है,
लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन है वो इतना अच्छा है और इतना प्यारा है कि वो याद हो जाता है, जो कि गज़लों के हाँ, साथ वो ये सही थोड़ी कहा समस्या आपने। होती है। हाँ, तो इसमें मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, ये इब्न इंशा शायर हैं, जो इनकी एक गजल, एक नज्म है। तो उसमें इस तरह से आता है कि हम घूम चुके बस्ती बन में, कोई आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई चंदा हो कोई तारा हो, अ, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरे हो। तो वाह। ये देखो ये कैसे फ्लो हो रही है विनर, है ना। वाह। तब कोई इसको पढ़ता है, कोई इसको सुनता है, तो उसके दिमाग में जब ये नज्म चलेगी और एक भी वर्ड यहाँ से वहां होगा, तो क्योंकि वो फ्लो वहां पे टूटता है, तो उसको समझ आ जाएगा ये। हम्म। बहरहाल इब्ने इंशा को भी ज़रूर पढ़ें, अगर कोई बिगिनर हैं या बिल्कुल हाँ नए हैं हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल। में, तो उनका नाम मैं लेना भूल गया। खासकर उनकी जो नज़में हैं, वो जो हम्म, नेचर है वो फैज़ और फराज वाला, जी। वो इनमें भी है। खैर, तो चलते हैं अपने पसंदीदा शायरों और शेरों की तरफ। तो आप शुरू करें सिलसिला।